अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर कबज़की चंचला और आप सबको हमारे इस प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल में खुशामदीद। आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसके बारे में हर किसी को जानने का बहुत शौक़ है, क्योंकि ये प्रॉब्लम खाली मेरी और आपकी नहीं बल्कि हर इंसान की है और पाकिस्तान में तकरीबन मैं कहूँगी 100% लोग इससे अफेक्टेड है। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में, यानी बालों का जड़ से टूट जाना। और ये बहुत ही कॉमन कॉज़ है, तकरीबन आजकल तो बच्चों में भी ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है। पहले तो हम ये सोचते थे कि यार बुढ़ापा आएगा तो हमारे बाल झड़ने लगेंगे, लेकिन जदीद दौर में ये चीज़ जवानों में, बच्चों में, हर किसी में कॉमन पे कॉमन होती जा रही है। और इस सिलसिले में इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक नई मेहमान मौजूद है। तो आइए वेलकम करते हैं हम आज के हमारे मेहमान का, जिनका नाम है डॉक्टर आमना काजी और जो पेशे के लिहाज से एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट और या आप उनको सिंपली कह सकते हैं कि एस्थेटिक स्पेशलिस्ट है। वेलकम डॉक्टर आमना, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने आज मुझे इस शो में बुलाया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो डॉक्टर आमना, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो ये डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, इन सब में डिफरेंस क्या है? ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं या एस्थेटिक फिजिशियन हैं। ऐसा है कि ये दोनों एक अलग फील्ड्स हैं। जो डर्मेटोलॉजी है वो बेसिकली आप जब एक डॉक्टर बनते हैं, MBBS करते हैं, उसके बाद आप फर्दर स्किन की जो जिल्द है हमारी, उसके लिहाज से होने वाली बीमारियों के बारे में जो स्टडी होती है उसको कहते हैं डर्मेटोलॉजी। उसमें आप तमाम ऐसी बीमारियां जैसे खाल में फंगस होना, जिल्द में बीमारी, दाने मुंह पे, बालों का बार बार गिरना, खून की कमी या किसी ऐसी बीमारी की वजह से जिसकी वजह से आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़े, और इन सारी जो बीमारियां जो कि स्किन से रिलेटेड हैं, जैसे एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट देखती है। अब आते हैं एस्थेटिक फिजिशियन, जो कि मैं हूँ। एस्थेटिक फिजिशियन बेसिकली एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के लिए होते हैं जो कि आपको एजिंग और ब्यूटी इन्हांस करने के लिए और आपकी एजिंग को रोकने के लिए होते हैं। अब एजिंग देखें रोकी तो नहीं जा सकती, लेकिन एजिंग को आप स्लो ज़रूर कर सकते हैं। तो बेसिकली एस्थेटिक्स जो है वो आपको एक ज़रिया है कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का, आपको आपकी स्किन से मज़ीद प्यार करने का एक ज़रिया है। आपने बहुत ही खूबसूरती से डॉक्टर आमना इस दोनों के डिफरेंस को बताएं। तो लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक, जो कि आज का हमारा टॉपिक है हेयर फॉल और बाल का झड़ना। तो बताएं, सबसे ज़्यादा कॉमन कॉजेज़ क्या होते हैं बाल झड़ने के किसी भी इंसान में? क्योंकि देखें बाल झड़ना एक कॉमन चीज़ हो गई है अब आजकल। उसके ईजीएस्ट फैक्टर्स तो जो हैं वो एनवायरमेंटल हैं, क्योंकि कराची में अगर हम रह रहे हैं या किसी ऐसी सिटी में रह रहे हैं जहाँ पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो सबसे पहले तो आपका जो हेयर फॉल है वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम मज़ीद डेप्थ में जाके रीज़न्स का पता करें तो आपको मैं कैटेगरी वाइज बता देती हूँ। जैसे कि आदमियों में देखा जाए तो बाल गिरने की जो स्टार्ट होती है वो पहले तो काफ़ी लेट होती थी, जैसे 35, 40, और ये जेनेटिक होती है, फैमिली की तरफ से विरासत में आई हुई होती है। लेकिन अब क्योंकि हम दौर में आप देख रहे हैं कि बच्चे जल्दी ग्रो कर रहे हैं और अर्ली उनके जो हैं वो प्यूबर्टी हिट कर रही है, तो उसी हिसाब से उन लोगों को हेयर फॉल और बॉल्डनेस जो है वो अर्ली आती है। आदमियों की जो बॉल्डनेस पैटर्न है वो जल्दी शुरू हो जाता है। उसके बाद आते हैं हम मेजर जो कॉजेज़ हैं। अब मेजर कॉजेज़ में हम देखें तो आपकी डाइटरी हैबिट्स पे आ जाएं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी, आप फ्रूट्स नहीं लेते, आप वेजिटेबल्स नहीं लेते, आप जो है आपकी जिंक की कमी है, बायोटिन की कमी है आपकी बॉडी में, आयरन की कमी है सबसे इम्पॉर्टेंट, तो आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। अगर आप एनीमिक हैं, आपको खून की कमी है, आपके बाल कमज़ोर होंगे, आपके फॉलिकल्स कमज़ोर होंगे और वो झड़ना शुरू हो जाएंगे। अगर हम और रीज़न्स देखें तो जैसे थोड़ी एजड लोग हो जाते हैं तो उनको हो जाती हैं डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उनकी दवाइयाँ जो हैं वो भी आपको, इससे थायराइड की बीमारी है, उनकी दवाइयाँ भी आपके फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स को करती हैं कमज़ोर। सबसे जो मेजर कॉज है, जो कि आजकल मैं ये फिर से कहूँगी कि जैसे विरासत में मिला हुआ है सबको, एंजाइटी, स्ट्रेस,
आजकल काम इतना है दुनिया में, बच्चे जो है उनको पढ़ाइयों का स्ट्रेस है, एडल्ट जो है उनको जॉब्स का, ट्रैफिक का स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस, ये सारे जो स्ट्रेस और एंजाइटी है ये प्रोमोट करते हैं कि हेयर फॉल आपका स्टार्ट हो जाता है। अब उसको अगर आप अर्ली स्टेजेस पे ट्रीट ना करें तो फिर आपको पता है कि उससे मज़ीद कितने प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों को बाल्ड स्पॉट्स हो जाते हैं सर में, जी बिल्कुल। उसको फिर कहते हैं एलोपेशिया हो जाना। एलोपेशिया ऑटो इम्यून डिजीज़ है। अब वो हो जाती है, उसके मज़ीद ट्रीटमेंट्स हैं, हम उसको स्टेरॉइड से ट्रीट कर सकते हैं, उसको जो है वो हम मिनॉक्सिल, लेकिन ये वाले जो प्रॉब्लम्स हैं ये फिर डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। ऑफ कोर्स एस्थेटिक्स वाले भी इसमें अपना थोड़ा पार्ट प्ले करते हैं, जैसे पीआरपी के सेशन करना, एक्सोसोम्स करना, मज़ीद और भी ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन जो ट्रीटमेंट होता है मेन मेडिकल, वो डर्मेटोलॉजिस्ट उसमें उनकी हेल्प आउट करते हैं। ये फील्ड्स दोनों एक साथ चलती हैं और हेयर फॉल को मेंटेन तो करने में जैसे ज़रा हेल्प आपने करती हैं। बताया कि आप एक एस्थेटिक स्पेशलिस्ट है, जी, जी। इस हवाले से अगर किसी को हेयर फॉल स्टार्ट हो जाए तो वो कौन-कौन सी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं आपके पास आके? सबसे पहले तो हम रूट कॉज़ फाइंड आउट करते हैं कि हेयर फॉल हो क्यों रहा है। कुछ टेस्ट होती हैं जिससे मालूमात होती है कि क्या अलबत्ता ये बंदा डाइटरी हैबिट्स इसकी सही है या नहीं, क्या इसकी बॉडी में इनफ आयरन है या नहीं, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को ट्रीट करें और उसका रूट कॉज़ ख़त्म ना करें तो फिर ट्रीटमेंट में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। ये एक टू वे पाथ है कि अगर मैं आपका ट्रीटमेंट करूं तो आपको भी उसके बदले में उस हेल्थ का अपनी ख्याल रखना है कि जो चीज़ें आपके हेयर फॉल को बढ़ा रही हैं उसको आपने अवॉइड करना होगा। उसमें हमारे पास 2 किस्म के प्रोसीजर्स हैं जो आजकल बहुत सबके इन चल रहे हैं, फेवरेट भी कह सकते हैं, जिसमें आता है पीआरपी और आता है एक्सोसोम्स। ये 2 ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आजकल एस्थेटिशियंस सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि हेयर फॉल में एक बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट शो करते हैं। डॉक्टर आमना, आपने जो नाम लिया पीआरपी और एक्सोसोम, पहले तो ये बताएं कि ये चीज़ होती क्या है और इनको किस तरीके से किया जाता है? आजकल पीआरपी तो बहुत कॉमनली लोग करा रहे हैं। पीआरपी जो है जिसको हम ईज़ी ज़बान है लेकिन इंग्लिश वर्ड्स ही हैं कि उनको हम कहते हैं प्लाज़्मा प्लेटलेट रिच प्लाज़्मा, ठीक है? प्लेटलेट रिच प्लाज़्मा जिसको हम पीआरपी कॉमन लैंग्वेज में कह रहे हैं, वो बेसिकली आपके इंसान के अपने खून को जैसे सैंपल कलेक्ट करते हैं ब्लड का, ईज़ी में बता देती हूँ। ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है, एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है जिसमें हम उसको रखते हैं और उससे आपका प्लाज्मा जो है, जो रिच प्लाज्मा है, वो सेपरेट होकर आपकी ब्लड से ऊपर हो जाता है। बेसिकली वो सीरम जैसा बन जाता है जो कि हम स्किन रिजुविनेशन, एंटी एजिंग के लिए और हेयर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम एक्सोसोम्स को देखें तो एक्सोसोम्स एक अलग ट्रीटमेंट है। एक्सोसोम्स भी करता आपकी स्किन को रिजुविनेट ही है। वो आपके हेयर फॉल को भी रोकता है और एजिंग को भी रोक के आपकी स्किन को ग्लो करता है, कोलेजन बूस्ट करता है आपकी बॉडी में, स्किन में, हेयर में। लेकिन फ़र्क दोनों में ये है कि जो एक्सोसोम है वो बेसिकली पीआरपी से समझें 50 टू 100 टाइम्स मोर बेनिफिशियल और स्ट्रॉन्गर है। अब वो इसीलिए इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि पीआरपी आपके अपने ब्लड से बनता है और एक्सोसोम्स जो हैं वो बेसिकली बनते हैं ड्राइव्ड किसी डोनेटेड टिश्यू से। यूजुअली वो अम्बिलिकल कॉर्ड का टिश्यू होता है, उससे वो डोनेट किया जाता है और उससे एक्सोसोम्स एक्सट्रैक्ट करके और लोगों पे यूज़ किए जा रहे हैं जो कि आपकी स्किन को बूस्ट करेंगे, कोलेजन बूस्ट करेंगे और आपकी स्किन रिजुविनेट करेगी, खिलेगी, ग्लो करेगी। जो आपके मुंह पे छाइयाँ हैं, निशान हैं, वो काफ़ी बेहतर होंगे और जो बाल हैं जो कि गिर रहे हैं तेज़ी से, उसको भी रोकेगी। ना कि सिर्फ रोकना, आपके बालों की ग्रोथ को भी प्रमोट करेगी और बालों को स्ट्रॉन्ग भी करेगी। अच्छा, अगर हम बात करें इनके फ़ायदे की, तो आपके नज़रिए में पीआरपी ज़्यादा बेहतर है या एक्सोसोम की ट्रीटमेंट ज़्यादा बेहतर है? देखें, पीआरपी और एक्सोसोम्स जो हैं ये दो एक ही रोड पे चलने वाले प्रोसीजर्स हैं, लेकिन दोनों में अपने अपने फ़ायदे भी हैं और नुकसान एज सच दोनों में कोई भी नहीं है। पीआरपी ये है कि देखें, पीआरपी आपको एक तो अपने ही ब्लड से है तो रिएक्शनरी चांसेस बहुत कम होते हैं।
अच्छा, दूसरा ये होता है कि पीआरपी जो है वो उसका नुकसान ये है कि वो एटलीस्ट आपको 3 से 4 सेशन कराने पड़ते हैं, तो वो अपना रिज़ल्ट दिखाता है। जबकि एक्सोसोम्स जो हैं वो 1 से 2 नीड बेस के हिसाब से, अगर जो नॉर्मल हेयर फॉल चल रहा है उसके नीड बेस के हिसाब से एक्सोसोम्स जो हैं वो एटलीस्ट 1 से 2 सेशन अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स नीड वो अपना रिज़ल्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ऑफ कोर्स एक्सोसोम जल्दी रिएक्ट करता है, पीआरपी जो है वो स्लो रिएक्ट करता है, लेकिन फिर जो प्राइस का डिफरेंस आता है वो अच्छा भला है। पीआरपी जो है वो विद इन रेंज होती है, एक्सोसोम्स एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, लाइक इतना एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन फिर कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है, तो इसलिए लोग पीआरपी प्रेफर करते हैं, वरना एक्सोसोम्स ऑफ कोर्स जो है वो रिजल्ट्स जल्दी और बेहतर दिखाता है। तो अगर हम पाकिस्तानी मार्केट की बात करें तो तकरीबन हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये पीआरपी का कंप्लीट प्रोसीजर और एक्सोसोम के अगर आप कह रही हैं 2 to 3 सेशन चाहिए होती तो इसकी कॉस्ट कितनी आती है? देखें आपके प्रोडक्ट पे एक्सोसोम्स के डिपेंड करता है। अगर वो उसकी क्वालिटी अच्छी आ रही है, आप किसी अच्छे ट्रस्टेड ब्रांड से ले रहे हैं, तो इसका एक सेशन एटलीस्ट 1 लाख प्लस का होता है, ठीक है? और प्रोबेबली एक ही सेशन जो है वो काफ़ी बेहतर कर देता है आपको। मैक्सिमम अगर 2 भी सेशन लेने हों तो 1 मंथ अपार्ट आप ले सकते हैं, और इसका टोटल कॉस्टिंग जो 2 सेशंस की हो जाती है वो आई थिंक 2-215 तक पड़ जाती है। पीआरपी जो है वो आपको वेरी करता है, काफ़ी लोग उसको 7 में भी चार्ज करते हैं, काफ़ी उसको 10,000 चार्ज करते हैं, काफ़ी 15 भी करते हैं, क्योंकि फिर वो उसके साथ और भी सीरम्स, बायोटिन वगैरह विथ पीआरपी ऐड करके और अपना ट्रीटमेंट को एनहांस करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें फिर पीआरपी जो है आपको चीपर पड़ता है, लेकिन फिर उसके सेशंस ज़्यादा होते हैं, तो इवेंचुअली लेकिन वो भी अच्छा काम करता है। अच्छा, तो आपने अभी बताया कि जो पीआरपी है उससे रिएक्शंस नहीं होते क्योंकि वो अपना ही खुद का प्लेटलेट होता है। लेकिन एक्सोसोम जो है वो कंपनी सिंथेटिक प्रोडक्ट है, तो वो क्या रिएक्शन किसी में कर सकते हैं? मेरी अब तक जो प्रैक्टिस हुई है, मैंने कभी किसी को उससे रिएक्ट करते हुए देखा नहीं है, ठीक है? लेकिन अभी भी क्योंकि ये लेटेस्ट प्रोडक्ट है तो उस पे रिसर्चेस चल रही हैं, ठीक है? अब ज़ाहिर है एक चीज़ थोड़ा प्रोलॉन्ग टाइम तक रहेगी तो उसके मज़ीद हमें पता चलते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स और नॉट, बट अदरवाइज़ ऐसा कोई रिएक्शन अभी तक विज़िबली आया नहीं है। हाउएवर जो एक्सोसोम्स हैं वो ये है कि आपको कराते वक़्त ये एक बार आपको टेस्ट वेस्ट कराने पड़ते हैं अपने, क्योंकि वो आपकी सेल्स को बहुत जल्दी ग्रो कराता है। तो इन केस अगर यू हैव समथिंग ग्रोइंग इनसाइड यू ऑलरेडी, क्योंकि और जैसे अभी आपने मुझसे ये भी सवाल किया कि ये एक कंपनी सिंथेसाइज्ड है, ऑफ कोर्स कंपनी उसको सिंथेसाइज करती है, लेकिन वो है फिर भी ह्यूमन डोनेटेड और टिश्यू से ही। इट्स नॉट लाइक कि किसी प्रोडक्ट से बना हुआ है, बट अगेन ह्यूमन टिश्यू से ही बना हुआ है, तो उसके ज़ाहिर है अपने बेनिफिट्स हैं। अच्छा, तो ये बात हो गई हमारे सारे ट्रीटमेंट प्लान की, लेकिन अगर हम किसी नाज़रीन को बताएँ कि वो हेयर फॉल से किस तरीके से एहतियात कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए? देखें, हेयर फॉल और स्किन जो है बहुत एक डेलिकेट हमारे बॉडी के हिस्से हैं, जो कि हमारी अगले बंदे को, देखने वाले को, हमारी एज, हमारी जो हेल्थ है वो दोनों प्रेजेंट करते हैं। अगर आपके बाल कमज़ोर हैं, आपकी स्किन जो है वो डल हो रही है, देखें स्किन डार्क होना और डल होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? वी एम्ब्रेस आवरसेल्फ, वी लव द कलर्स दैट वी हैव, बट स्किन को डल होना एक अलग चीज़ है। वो इसलिए होती है क्योंकि आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। उसी तरह बालों को कैसे प्रिवेंट किया जाए? सबसे पहले तो आप एक प्रॉपर मेडिकेटेड शैम्पूज़ इस्तेमाल करें, ना कि जो है वो आप कैजुअल शैम्पूज़ इस्तेमाल करें। शैम्पू जो आपको सूट करता है, वो ही आप अपने यूज़ में कंटिन्यू रखें, ठीक है? और उसके बाद जो है आप अपने सप्लीमेंट्स ज़रूर लें, क्योंकि बिज़ी स्केड्यूल है, स्ट्रेस में रहता है बंदा, तो ऑफ़ कोर्स जो सप्लीमेंट्स हैं वो आपको हेयर ग्रोथ में भी फ़ायदा देते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये भी है कि अगर गर्मी बहुत है तो आप टाइट हेयर टाई ना करें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया एलोपेशिया या बॉल्डनेस के जो स्पॉट्स होते हैं वो टाइट हेयर से भी कभी-कभी हो जाते हैं।
तो बंदा अपने बाल जो है वो लेडीज़ स्पेशली काफ़ी हाई टेल करती हैं, टाइट करती हैं, तो इतना टाइट ना करें कि वो उनको बालों को डैमेज करे। हमेशा ब्रश एंड से करें, ना कि शुरू से करें। शुरू से करेंगे तो उसकी डीटैंगलिंग नहीं हो पाती है। अच्छा, उसके बाद अगर आप न्यूट्रिएंट्स पे आएँ तो आपको लाज़मी कि आप वेजिटेबल्स लें। ऐसे वेजिटेबल्स जिसमें ज़िंक हो, आयरन हो, आप दूध पिएँ, आप अपनी खुराक को बेहतर करें, उसके साथ-साथ सप्लीमेंट्स लें और अगर हेयर फॉल हो रहा हो और प्रिवेंट नहीं हो पा रहा हो तो उसका रूट कॉज़ फाइंड आउट करें और अगर फिर भी हो रहा हो तो फिर आप पीआरपी कराएँ, एक्सोसोम्स कराएँ, प्रिवेंट करें। और एक चीज़ कि ये जो पीआरपी है, खाली हेयर्स पे ही काम करती है या और भी बॉडी पार्ट्स पे काम करती है? देखें, पीआरपी और एक्सोसोम्स दोनों आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मैंने शुरुआत में भी बताया था आपको कि जैसे मैंने ये बताया कि ये फॉलिकल्स को पीआरपी में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जो कि आपके फॉलिकल्स को बालों के ग्रो कराते हैं। उसी तरह जब आप स्किन पे अपने पीआरपी करते हैं वाया माइक्रोनीडलिंग या मेसोथेरेपी, तो उसके दौरान आप जो है वो डर्मापेन से अगर कोई भी प्रोसीजर करें, वेदर एक्सोसोम्स करें या पीआरपी करें, आपकी स्किन रिजुवेनेट होगी। ठीक है, ये हमारी स्किन का एक नॉर्मल रिएक्शन होता है टुवर्ड्स इंजरी कि जैसे ही इंजर होता है मुंह तो वो उसको अर्ली रिपेयर करता है। ठीक है, जैसे ही स्किन पे ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमा तो ऑफ कोर्स उसको नहीं कह सकते, बहुत लाइट प्रोसीजर है, इतना इन्वेजिव नहीं है। तो जब भी आप उसको यूज़ करें तो आपकी स्किन खुद ही हील होना शुरू होगी। अब क्योंकि उसमें पीआरपी या एक्सोसोम होगा तो वो उसमें कोलेजन को बूस्ट करेंगे, स्पेशली एक्सोसोम्स बहुत बूस्ट करते हैं, रिजुवेनेट करेंगे, आपको ग्लो देंगे फेस पे और आपको एटलीस्ट अपनी एजिंग को जो है फ्लॉलेसली जो है आप उसको टेपर कर सकते हैं। कम क्योंकि नहीं हो सकती, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, सबको एज तो करना ही है, लेकिन ग्रेसफुली ब्यूटीफुली एज करना एक डिफरेंट होता है, खुद को छोड़ देना एक अलग बात होती है। डॉक्टर आमना, थैंक यू, आप हमारे शो पे आई, तो आप लास्ट हम हमारे नाज़रीन को अपना एक छोटा-सा मैसेज दे दीजिए। ऑफ कोर्स। जी, तो नाज़रीन मेरी आप सब से ये गुज़ारिश रहेगी कि अपने आप को ज़रा तवज्जो दें, अपने आप से प्यार करें और अपनी जिल्द का ख़्याल रखें। एस्थेटिक्स जो है अब सिर्फ़ और सिर्फ़ खूबसूरत बनाने का ज़रिया नहीं है, बल्कि आपको आपकी जिल्द को और आपको कॉन्फिडेंस देने का एक ज़रिया है। आप अपने आप का ख़्याल रखें, अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें, खुद को कॉन्फिडेंस दें और सेल्फ केयर के हिस्से में एस्थेटिक्स को अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना लें। सन ब्लॉक लगाना ना भूलें और अपना मेंटल हेल्थ और अपनी एंजाइटी लेवल्स का भी ख्याल रखें। पोल्यूशन से दूर रहें और मैं फिर से रिपीट करूँगी कि सन ब्लॉक लगाना ना भूलें। शुक्रिया डॉक्टर आमना, हमारे शो पे आने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, जैसे कि डॉक्टर आमना ने हमें बताया कि हेयर फॉल के मुख्तलिफ कॉजेज़ होते हैं और उसमें सबसे पहला तो यही है कि आप अपने खाने-पीने में ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें क्योंकि आपको फ्रूट्स के ज़रिए ही सारे विटामिन्स मिलते हैं और जो कि हेयर फॉल का सबसे मेन कॉज़ है। उसके साथ-साथ ज़ाहिर है साफ़ पानी का इस्तेमाल करें, कराची में स्पेशली अगर आप रहते हैं तो खारे पानी का इस्तेमाल कम करें, मीठे पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। उसके साथ-साथ जो दूसरी चीज़ें हैं जो चीज़ें करके हम अपने स्किन और अपने बालों को बेहतर बना सकते हैं, उन सारी चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो दें। लेकिन अगर इसके बावजूद आपको दूसरे तरीके की मुख्तलिफ बीमारियों से आप शिकार हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और उनके साथ-साथ आप अपने हेयर फॉल को रोक नहीं सकते गिरने से, तो फिर आप काइंडली अपने किसी करीबी डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर एस्थेटिक स्पेशलिस्ट जो आपको पीआरपी और एक्सोसोम के ट्रीटमेंट से आपके हेयर फॉल को रोक सके। हेयर फॉल को कम्प्लीटली हम सही तो नहीं कर सकते, सही करने के लिए हमें हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन कम से कम पीआरपी और एक्सोसोम आपके जो बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं उसकी स्पीड को कम ज़रूर कर देगा। तो आज के लिए हम इतना ही और इसी से साथ-साथ हम आज का अपना ये शो ख़त्म करते हैं। नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का शो आपको कैसा लगा और हमारे शो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस हम अपना शो यहीं पर ख़त्म करते हैं और हमें ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे हमारा ये शो देखना चाहते हैं। तो फिर नाज़रीन, मेरी और डॉक्टर आमना की जानिब से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।